चलिए अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं बेटा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आपने मेरे साथ निकालना सीख लिया, उसमें से हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, जो कि माइनस होते हैं अगर आपने सिर्फ एक्चुअल पेमेंट करी है तभी। अगर एक्चुअल पेमेंट नहीं करी, सिर्फ अभी वो ड्यू है, आपने पेमेंट नहीं करी, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज नेट एनुअल वैल्यू, जिसको रियल टर्म्स में हम एनुअल वैल्यू कहते हैं। देखिए एज सच एक्ट के अंदर कोई दो वर्ड्स नहीं है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू। हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस से दो वर्ड्स बना लिए हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू। एक्ट जो वर्ड यूज करता है, एक्ट वर्ड यूज करता है ओनली एनुअल वैल्यू, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दो वर्ड्स डेवलप कर लिए गए। वन इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हमने निकालना सीखा, और उसमें से माइनस किए जाते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, जो कि माइनस होते हैं अगर एक्चुअल पेमेंट हुई है। अगर एक्चुअल पेमेंट नहीं हुई, अभी म्युनिसिपल टैक्सेस सिर्फ ड्यू हैं, तो हमें उसे माइनस नहीं करना। समझ में आई बात? तो हमारे पास आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्सेस के दूसरे नाम जो आपको दिख सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स, हाउस टैक्स, वन ऑफ द सेम थिंग। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये वर्ड भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब सेम है। कई बार क्या होता है बेटा, म्युनिसिपल टैक्सेस का अमाउंट ना देके आपको वो जानबूझ के परसेंटेज दे देता है। तो अगर उसने म्युनिसिपल टैक्स एज ए परसेंटेज दिया है, सपोज उसने आपको बोला म्युनिसिपल टैक्स 10% है, तो वो आपको 10% जो है वो अप्लाई करनी है म्युनिसिपल वैल्यू पे, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस या लोकल टैक्सेस जो कवर अप किए जाते हैं वो एज ए परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ही रिकवर किए जाते हैं। समझ में आई बात? तो बड़े सिंपल वर्ड्स में हमने क्या सीखा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे, जिसका दूसरा नाम प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स, हाउस टैक्स भी होगा। और अगर ये परसेंटेज बेसिस पे गिवन होंगे तो वो परसेंटेज हमें म्युनिसिपल वैल्यू पे अप्लाई करनी है, और वो हमारी आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम रियल टर्म्स में एनुअल वैल्यू कहते हैं। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि उसकी एनुअल वैल्यू जो है वो क्या होती है, निल। और एनुअल वैल्यू का मतलब हमारा क्या है, नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, नेट एनुअल वैल्यू मींस एनुअल वैल्यू जो है उसकी क्या होगी, निल होगी। समझ में आई बात? श्योर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अभी हम इस पे क्वेश्चन करें। अनरियलाइज्ड रेंट आप मेरे साथ ऑलरेडी देख चुके हैं, वो रेंट जो कि रिकवर नहीं हो पाया, ड्यू तो हो गया बट टेनेंट ने हमको पे नहीं किया, तो ये एडजस्ट किया जाता है एक्चुअल रेंट में से टू कंप्यूट द एनुअल वैल्यू। समझ में आई बात? श्योर कि जो भी आपका एक्चुअल रेंट ड्यू था उसमें से हम अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देते हैं। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट का जो डिडक्शन है, देयर इज अ रूल 4 जो कहता है कि वो आपको तभी मिलेगा जब वो बोनाफाइड हो, मतलब जेन्युइनली गुड फेथ में कि आपने रेंट मांगा और टेनेंट ने देने से मना कर दिया। अगर आप उसमें किसी तरह की टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने उससे कैश में ले लिया और फिर आप उसे दिखा रहे हैं कि नहीं उसने रेंट पे नहीं किया, तो ये सब चीज़ें गलत है। जो भी डिफॉल्टेड टेनेंट है उसने आपकी जगह खाली कर दी है, और अगर नहीं खाली करी तो एटलीस्ट आपने कुछ स्टेप्स लिए हैं उससे जगह खाली करवाने के। ऑब्वियसली अगर वो किराया नहीं दे रहा तो आप कुछ तो स्टेप्स लोगे ना उससे जगह किराया खाली करवाने के, या उससे खाली करवा लोगे। या वो जो टेनेंट है वो आपकी ये ना हो कि आपने ये प्रॉपर्टी तो उससे खाली करवा ली, ठीक है, उससे आपने, लोग मैं आपको बताता हूँ करते क्या है, टेनेंट से कैश के अंदर रेंट ले लिया, ठीक है, कैश उनके पास पड़ा हुआ है, बैंक से नहीं लिया। अब बैंक से नहीं लिया तो कोई लीगल एविडेंस तो है नहीं, और फिर डिक्लेयर कर देते हैं कि उस टेनेंट ने हमें रेंट पे नहीं किया, और जबकि उन्होंने कैश लेके उसे दबा लिया अपने पास, किसने, लैंडलॉर्ड ने, और दिखा रहे हैं कि भैया अनरियलाइज्ड है, हमें रेंट नहीं मिला। इस केस के अंदर पता लगा आप उससे ये प्रॉपर्टी खाली करवा रहे हो, उसको फिर दूसरी अपनी प्रॉपर्टी दे दी कि तू वहाँ रहे, फिर वहाँ पे भी आपने ऐसे ही गेम किया, तीसरी प्रॉपर्टी में उसको बोल रहे हो वहाँ रहे। तो अगर वो टेनेंट आपकी किसी और प्रॉपर्टी में रह रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ घपलेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है कि लीगल प्रोसीडिंग्स जो है आपने स्टार्ट कर दिए हैं रिकवरी के लिए, और अगर आपने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करी है तो एटलीस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर को या असेसिंग ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि लीगल प्रोसीडिंग्स हम शुरू भी करते हैं तो वो यूजलेस है, हमारी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो एक्चुअल रेंट में से
एडजस्ट किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ वो बोनाफाइड हो, आप उसमें किसी तरह की टैक्स प्लानिंग नहीं कर रहे। जो डिफॉल्टेड टेनेंट है आपने उससे जगह खाली करवा ली है या स्टेप्स लिए हैं जगह खाली करवाने के, वो टेनेंट आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में जाके ना रह रहा हो, और लीगल प्रोसीडिंग्स आपने शुरू कर दी और लीगल प्रोसीडिंग नहीं शुरू करी तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भैया अगर मैं लीगल कोई जेन्युइन एविडेंस देके, जेन्युइन रीज़न देके कि अगर हम लीगल प्रोसीडिंग शुरू भी करते हैं तो वो यूजलेस होंगी, किसी भी तरीके का उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए एग्ज़ाम में आपसे ये थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन कब मिलती है, इसलिए चारों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए जिस मकसद से मैं आपको ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, पहले आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, एक हाउस है सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा 31 मई तक, 1/6 से उसे लेट आउट किया गया मंथली रेंट पे 20,000, फिर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर वो वेकेंट रहा, फिर अगेन उसे लेट आउट कर दिया गया 1 जनवरी से मंथली रेंट पे 25,000 रुपये। उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको निकालनी है अगर एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी आपको गिवन है। बड़े आराम से रिलैक्स होकर देखिए, GAV आपको निकालना है। क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें गिवन है उसे टाइम स्केल डायग्राम पे मैंने ले लिया है। पहले वो कह रहा है आपको कि 1 अप्रैल से 31 मई तक जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रही, यस और नो। फिर 31 मई मतलब 1 जून से आपने उसे लेट आउट कर लिया और 1 दिसंबर को वो खाली हो गई, मतलब 31 मई से लेके 30 नवंबर तक, जो कि लगभग आपका 6 महीने का पीरियड है, 20,000 रुपये पर मंथ पे वो लेट आउट रही। फिर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर वो वेकेंट रही और फिर आपने 1 दिसंबर से उसे 31 मार्च तक के लिए 25,000 रुपये महीने किराए पे चढ़ा दिए। तो अगर पूरे प्रोसेस को आप ध्यान से देखें तो प्रॉपर्टी जो है पहले 2 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, फिर उसके बाद 6 महीने और इधर 3 महीने, अगर आप देखें इधर 3 महीने और यहाँ पे 6 महीने, टोटल 9 मंथ्स प्रॉपर्टी लेट आउट थी और 1 महीने प्रॉपर्टी जो है वो वेकेंट रही। आपको ये मेरी बात समझ में आती है? श्योर। तो अगर आप देखें तो एक्चुअल रेंट हमें कितना मिला, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,20,000 और 75,000 विच कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1,95,000। हाँ या ना? श्योर। अब आपको एक्चुअल रेंट मिला है 1,95,000। केस 1 में अगर आप देखें तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 1,80,000 है, एक्चुअल रेंट मिला 195। एक्चुअल रेंट ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेंट से, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम किसके इक्वल लेंगे, एक्चुअल रेंट के, विच इज़ 1,95,000। इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। श्योर। अब केस बी, मैं उम्मीद करूंगा पहले आप इस केस बी को अपने आप करें। चलिए, केस बी की अगर हम बात करें तो एक्चुअल रेंट बेटा आपका 1,95,000 है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका 3 लाख है। अब एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से, तो हमें देखना पड़ेगा क्या इज इट ड्यू टू वैकेंसी। तो इसके लिए स्टेप 1 है प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। कितने टाइम के लिए निकालेंगे, लेट आउट पीरियड प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, जो कि मिला के कितने महीने का होता है, 11 महीने का। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 पूरे साल का था, इंटू 11, दिस कम्स आउट टू बी 2,75,000। एक्चुअल रेंट है 195, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट है 2,75,000। तो इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से, और जब ये सिचुएशन होती है तो इसका मतलब ये वैकेंसी की वजह से नहीं है और नॉट ड्यू टू वैकेंसी है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या ली जाती है, एक्सपेक्टेड रेंट। तो इस केस पे जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 3 लाख रुपए। येस और नो? श्योर, पक्का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट इसको आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन क्या करिए, मैं तो आपको कहूँगा आप क्वेश्चन नोट डाउन करके सोल्यूशन आप इसका खुद करें और फिर क्रॉस चेक करें आपने सही किया है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट बता चुका था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और म्युनिसिपल टैक्स को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स, हाउस टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे, और जो म्युनिसिपल वैल्यू अगर आपको गिवन है और परसेंटेज गिवन है तो म्युनिसिपल वैल्यू पे परसेंटेज निकालनी है। अनरियलाइज्ड रेंट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में 3 नंबर तक की थ्योरी आ सकती है। अब देखिए बड़े ध्यान से एक चीज़ आपको सुननी है जिसके ऊपर हम लेटर ऑन एग्जाम्पल 6 और 7 करेंगे। ये टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अगर आपके पास सपोज एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ज़मीन का टुकड़ा है, जिसपे आपने मल्टीपल फ्लैट्स बना दिए, सपोज आपने 3 फ्लैट उस पर बनाए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद सेकेंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर आपने उस पर बनाए। नाउ इशू अराइजेस, प्लॉट ऑफ लैंड पे आपने 3 फ्लैट्स बना दिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, और सारे के सारे अगर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड है,
तो आप उसको एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी ही मानेंगे क्योंकि वो एक ही प्लॉट पे बना हुआ है। और क्योंकि अगर आप उसे एक ही हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे तो उसकी जो एनुअल वैल्यू है वो क्या होगी, नील होगी। समझ में आई बात? ये तभी हो सकता है जब एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे मल्टीपल फ्लैट्स बने हुए हैं और सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो आप उसको एक ही हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, उसकी एनुअल वैल्यू नील होगी। इस पर लेटर ऑन हमें एग्जाम्पल करने हैं, अभी नहीं करवा सकता क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। हाँ, लेकिन सपोज उसमें से आपने एक लेट आउट कर दिया, एक फ्लैट, और जो बाकी दो हैं वो अभी आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ग्राउंड फ्लोर आपने लेट आउट कर दिया और बाकी जो है वो आपने अपने खुद के लिए रखे हुए हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो यहां पर जो पार्ट आपने लेट आउट कर दिया, ठीक है, वो एक हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा और जो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको वन हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। मतलब दो हाउस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट होगा, कंसिडर्ड एज टू हाउस प्रॉपर्टी। एक वो जो आपने लेट आउट कर दी और बाकी जो दो बची हुई है सेम प्लॉट ऑफ लैंड पे, उसको हम सिंगल यूनिट मानेंगे। ये बहुत बड़ी टेक्स्ट प्लानिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे मल्टीपल फ्लैट्स बने हुए हैं, सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो उसे एक ही हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा असेसी के लिए। उस पे 3 फ्लैट्स बने हुए हैं, उसने एक लेट आउट कर दिया, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो लेट आउट वाले को एक हाउस प्रॉपर्टी और जो बाकी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसे एक हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी तक आप मेरे साथ जो मोटी मोटी बातें सीख चुके हैं। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन आपने देख लिया, थ्योरी आ सकती है वहां से पूरी। एनुअल वैल्यू आप निकालना सीख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन करवाया और एक अभी इस वीडियो में भी करवा दिया। और ये स्पेशल पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें भी पॉइंट 1 और पॉइंट 3 का क्वेश्चन आपके सामने नहीं आया, क्योंकि उसके लिए कुछ मल्टीपल चीज़ें हमें और सीखनी पड़ेंगी। पहले वो सीख लें, उसके बाद ही हम पॉइंट 1 और 3 से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 नेक्स्ट पार्ट से। यहाँ तक प्लीज़ सारा का सारा रिवाइज कर लीजिए। अब आप मान के चलिए आपका लगभग 80% हाउस प्रॉपर्टी ओवर हो चुका है। अब हमें मेन ये डिडक्शंस करके उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जो चीज़ें हैं उसको सुपर स्ट्रॉन्ग करनी है। बस प्लीज़ मेंटेन सम पेशेंस फॉर द सम टाइम फॉर नेक्स्ट 2-3 वीडियोस। उसके बाद आपको किसी प्रकार के जो थोड़े बहुत मन में डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और डाउट आपका यहाँ पर ये है कि बस ये म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में सर ने क्या बता दिया, और यहाँ पर ये 1 प्लॉट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के लिए क्वेश्चन के साथ इसे क्लियर करेंगे। अभी नहीं करवा सकता फॉर रीजन बिंग मैंने आपको बता दी, कुछ 1-2 चीज़ें हमें सीखनी है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, उसके बाद ही हम फर्स्ट और 3 पॉइंट पे क्वेश्चन कर सकते हैं।